जी, आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सिविल स्टेप में। मैं अंकुर चौधरी पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स। हम करने वाले हैं सी सेट 2024 में आए हुए क्वेश्चंस। पार्ट 3 है आज। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने लगभग 12 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए। आज मैं लगभग और अगले 12 से 14 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जो लंबे लंबे क्वेश्चन थे, लेंदी क्वेश्चन थे लैंग्वेज में, वो सारे क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं और एक से एक शानदार क्वेश्चन रहने वाला है और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहने वाली ये चीज़ें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जैसे कि जानते हो सिविल स्टेप आईएएस आप लोगों के लिए लेकर आया है फ्री सी सेट कोर्स। जी बिल्कुल, फ्री सी सेट कोर्स है और ये पूरा जो कोर्स है वो यूट्यूब पर चलने वाला है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग के आपके 2022 तक के डिस्कस हो चुके हैं, क्योंकि 2022 के बाद रीजनिंग बहुत कम आया है। 2 में, 3 में, 4 में रीजनिंग बहुत कम आ रही है। मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी भी आ रहे हैं। इसीलिए मैथ के क्वेश्चन एक साल के क्वेश्चन मैं एक क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा, जिससे छोटी छोटी क्लास ले रहा हूँ। 12 13 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आप वो क्लास आराम से देख भी पाए। ऐसा ना हो कि 1.5 घंटे की क्लास हो गई फिर आप उसे मतलब देख ना पाए उतने इंटरेस्ट के साथ, लंबी क्लास हो जाती है। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको ये करके दे रहा हूँ। तो रीजनिंग अब टॉपिक वाइज आपकी स्टार्ट हो जाएगी और इंग्लिश भी लगभग टॉपिक वाइज स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट वीक से। लेकिन मैथ्स अभी 2024 खत्म होगा, फिर 23, फिर 22 और फिर मैं कोशिश करूंगा कि 21 के भी क्वेश्चन आपको करा दूं और उसके बाद टॉपिक वाइज शुरू करूं। ठीक है, ये प्लान आगे का रहने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को एक तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फ्री। जी, 2025 का पूरा सी सेट कोर्स फ्री मिलने वाला है आपको। और ऐसा ही नहीं है, मैंने पहले बताया था प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज। अभी प्रीवियस ईयर चले हुए, ये खत्म होते ही आपको। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। मैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 3 है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपने बस शेयर कर देना, जो जो भी आपका दोस्त मित्र सखी संबंधी जो भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, सी सेट की, यूपीएससी 2025 की, तो सी सेट फ्री में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शेयर कर देना इस वीडियो को भी या चैनल के लिंक को। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, जो हमारा लास्ट क्लास में था यहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। ठीक है, सी सेट 2024 में आया हुआ बहुत ही शानदार और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये हल्का क्वेश्चन नहीं है, पहली बात तो ये, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। थोड़ा सा सोचेंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली 7 प्राकृतिक संख्याओं के सेट से, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पहले 7 नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जो भी बात होनी है इन्हीं में से होनी है। सेट से 3 संख्याएं एक्स वाई जेड चुननी है। यहां पर 3 संख्याएं चुननी है, एक्स वाई और जेड। इन सातों में से कुछ ऐसे चुनना है और इस तरीके से चुनना है कि x ग्रेटर देन 2y ग्रेटर देन 3z, x ग्रेटर देन 2y ग्रेटर देन 3z, इस तरीके से चुनना है मेरे भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? ऐसे कितने भिन्न त्रियक, मतलब कितने डिफरेंट ट्रिपलेट्स पॉसिबल है, मतलब ऐसे कितने ट्रिपलेट्स पॉसिबल है जो एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाए और इस कंडीशन को भी पूरा पूरा सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। अब आप सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आया, भाई पेपर में क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आप क्या सोचोगे कि कैसे शुरुआत करोगे? ठीक है भाई, मैं क्या कहता हूं कि सबसे लास्ट में आया हुआ है जेड यहाँ पर, और जेड को मल्टीप्लाई हुई है 3 से, वाई की मल्टीप्लाई हुई 2 से और एक्स अकेला है। तो जेड की मल्टीप्लाई जब 3 से की गई है तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले केस में जेड को सबसे छोटा मानूंगा, क्योंकि उसे सबसे अगर मल्टीप्लाई देखे तो इन तीनों में सबसे बड़े नंबर के साथ उसे मल्टीप्लाई किया गया है। तो मैं अपनी तरफ से जेड को क्या मान लेता हूँ? वाई मान लेता हूँ। ठीक है, और वाई को मैं जेड को मैं 1 मान लेता हूँ और वाई को 2 मान लेता हूँ। ठीक है, जेड को 1 माना और वाई को 2 माना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 क्यों माना? क्योंकि x किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और जब भी x को सबसे बड़ा रखना है, x किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और x को सबसे बड़ा रखना है, तो अब x क्या क्या हो सकता है? मेरी बात सुनो। अगर जेड को 1 माना मैंने, 3 इंटू 1 3, सही बात है। y को 2 माना, 2 इंटू 2 4। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई y को 1 क्यों नहीं माना और जेड को 2 क्यों नहीं माना? अगर जेड को 2 मान लेते तो ये 6 होता और इसे 1 मानते तो ये 2 ही रहता, और 2 6 से ग्रेटर नहीं होता है, लेस होता है। क्लियर हो रही है बात की नहीं हो रही है? बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर ये 3 आया और यहां पर 4 आया, तो यहां पर क्या आ सकता है? x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? ठीक है, अगर बात सुनना ध्यान से, यहां पर मैंने जेड को 1 माना, वाई को 2 माना, x 3 नहीं होगा,
कभी आप x कहो कि x 3 हो जाएगा, फिर 3 4 से ग्रेटर कैसे होएगा? तो जो x है वो 3 से 4 से बड़ा है, तो x मेरे पास 5 हो सकता है, ठीक है। x मेरे पास 6 भी तो हो सकता है, और x मेरे पास 7 भी हो सकता है, मतलब ये 3 ट्रिपलेट बन जाएंगे। अगर मेरे पास Z1 है, Y2 है, तो x 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। क्लियर होती है बात या नहीं होती? ठीक है। अब एक तो बात ये हो गई, अगर मैं z को, ध्यान से सुनना, अगर मैं z को 2 मान लेता हूं, z को मैंने 2 मान लिया, अगर मैंने z को 2 माना तो y को 3 मान लेते हैं, क्योंकि z को 1 मान के तो देख लिया मैंने। तो अगर z को 2 माना, 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6। यहां मैंने कितना माना? इसे 3 माना है, तो नहीं, 2 भी नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, ये वाला ट्रिपलेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अगर आप इसे 3 मान रहे हो तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6, तो 6 ग्रेटर देन 6 नहीं होता है, तो ये वाला ट्रिपलेट नहीं बनेगा, ये वाला ट्रिपलेट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जेड को तो हर कंडीशन में 1 ही मानना पड़ेगा, 1 से बड़ा तो जेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 होते ही ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, इस कंडीशन को। ये अगर 1 है तो ये 3 हो सकता है, देख लेते हैं भाई। अगर जेड 1 हुआ तो 3 इंटू 1 3, अगर ये 3 हुआ 3 इंटू 2 6, अभी तक ठीक है। तो फिर x क्या होगा? x क्या हो सकता है? x हो सकता है 5 तो नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है। ना 5 हो सकता, ना 6 हो सकता, 7 हो सकता है, नहीं हो सकता है। और इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि z 2 तो हो ही नहीं सकता। और फिर ये 4 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 4 हो गया, y 4 हो गया, तो 4 इंटू 2 8 हुआ, और x की वैल्यू 7 से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास कितने ट्रिपलेट बनेंगे? मेरे पास देख लो, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक्स वाई जेड। तो मेरे पास एक ट्रिपलेट बनेगा, जेड की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, 1 2 6, 1 2 7, एक ये बना, और एक 1 3 7, और कोई ट्रिपलेट नहीं बन पाएंगे, और कोई वैल्यूज नहीं बन पाएगी जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती हो। तो इसलिए 4 ट्रिपलेट मेरे पास बन जाएंगे। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये डिटेल में समझ में आ भी गया होगा कि अगर आप जेड को कुछ भी लेके चलेंगे, मान लो अगर आपने जेड को 2 ले लिया और वाई को 1, नहीं पॉसिबल है, ये कंडीशन नहीं पूरी होगी। अगर आपने जेड को 2 लिया और वाई को 3 ले लिया तो तब भी बात नहीं बनेगी। अगर आपने जेड को 2 लिया तो ये 6 हुआ, और वाई को 3, वाई को 4 ले नहीं सकते, क्योंकि वाई को अगर 4 लिया तो ये 8 बन जाएगा, और एक्स जो है वो 7 तक ही हो सकता है। तो और जबकि एक्स 2 वाई से बड़ा होना चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अगर क्लियर हुआ है तो बताइए, आगे बढ़ूं मैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में तो मैं मान सकता हूं, चलो छोड़ दिया, मान लेते हैं छोड़ दिया आपने, कोई बात नहीं है ना, इतना सोचना, मतलब इतना टाइम नहीं देना चाहते हो। ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते थे। देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप इजीली कर सकते हो, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दिमाग खर्ची होती है। तो जो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल रहा है कि हाँ ये हो जाएगा, उसे पहले अटैम्प्ट कर लो, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, चलो पढ़ते हैं, पढ़े ध्यान से क्वेश्चन को। 6 लड़कों का वजन, 7 लड़कियों का वजन, 3 पुरुषों का वजन और 4 महिलाओं का वजन, ये सब बराबर है। यदि महिलाओं का औसत वेट 63 है। औसत वेट क्या होता है? औसत वेट होता है वन का वेट, ठीक। औसत वेट होता है किसी एक का वजन, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ ग्रुप है 30 बंदों का, मान लो हमारे पास 30 मैन है, और इनका जो एवरेज है वो 20 रुपीज़ है, औसत, ये एवरेज है। तो किसी के पास ज़्यादा रहा होगा, किसी के पास कम रहा होगा, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि हर एक के पास 20 है। तो औसत को हम लोग कहते हैं वो वैल्यू जो हर एक के पास होती है, ठीक है। पहली बात तो ये हुआ। अब मेरे पास जो है महिलाओं का औसत दिया हुआ है, तो लड़कों का औसत वेट क्या होगा? अब देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसकी बात हो रही है? महिलाओं की, मतलब वुमेन की बात हो रही है। किसके साथ? लड़कों के साथ। तो मैं सिंपल सिर्फ पहली लाइन उठा लूँ, 6 लड़कों का वेट, ठीक है, 6 बॉयज़ का, और फिर 4 वुमेन का, क्योंकि मेरे से जो कंपैरिजन करवाना चाह रहा है, ये किसकी कंपैरिजन करवाना चाह रहा है? सिर्फ बॉयज़ की और वुमेन की, इन सब की तो बात ही नहीं कर रहा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 6 बॉयज़ का वेट, ठीक है, इक्वल्स टू 4 गर्ल्स का, 4 वुमेन का। यही बात आएगी या नहीं आएगी? बोलो। बॉयज़ अपॉन वुमेन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4/6, या मैं कह सकता हूँ 2/3। यस और नो, ये कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कह सकता हूँ। वुमेन का कितना है? 63, मतलब वुमेन का यहाँ पर कितना है? 3, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 63, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। भाई ये कट जाएगा 21 टाइम्स, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42। यस और नो, क्लियर हुआ?
तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 42। आई होप ये बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो ये तो आसान था, ये आप कर सकते थे सीधा सीधा, और कर सकते थे तो, है ना? इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 260 पृष्ठ की पुस्तक को क्रमांकित करने में प्रयुक्त पांच की संख्या क्या होगी? अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग ए 260 पेज बुक? ओके, हम लोग बुक पढ़ रहे हैं तो कहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पेज नंबर है, तो 260 तक कितने 5 यूज होंगे? मतलब इस तरीके से है 1 2 3 4 5, इस तरीके से 6, और ऐसे करते करते कितने पेज है 260। तो इन सब में कितनी बार 5 यूज हुआ होगा? क्वेश्चन आसान है, आप बहुत इजीली कर सकते थे। कैसे? देखो 5 कहां कहां यूज होएगा भाई? अगर मैं बात करूं आपसे 5 कहां कहां यूज हो रहा है, बताना मेरे को भाई एक बार। वेरी गुड। सबसे पहले 5 कहां यूज हुआ होगा? 5 में, फिर यूज हुआ होगा 15 में, फिर यूज हुआ होगा 25 में, है ना? फिर यूज हुआ होगा 35 में, उसके बाद 45 में, उसके बाद 55 में यूज हुआ होगा, फिर 65 में, फिर 75 में, फिर 85 में, और फिर 95 में। आगे की बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले 5 ऐसे यूज हुआ होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सुनो। 5 वैसे यहां पर देखो, इतना यूनिट डिजिट पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार 5 यहां आया है कि नहीं आया? लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर तो 2 बार 5 दिख रहा है, आपने तो एक ही बार काउंट किया। देखो मैंने क्या किया, सिंपल अभी तक यूनिट डिजिट पे देखा कि 5 कितनी बार आया, 10 बार आया, ये तो आना ही आना है। लेकिन इसमें ये जो सीरीज होगी, कौन से वाली, जो 49 के बाद शुरू होगा नंबर, पेज नंबर 49 हुआ, उसके बाद पेज नंबर कौन सा शुरू होगा 50, फिर कौन सा होगा 51, फिर होगा 52, फिर 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। तो इस 55 वाले में से मैंने ये वाला 5 तो काउंट कर लिया। तो ये जो 10 बार 5 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला 5 मैं अलग से काउंट कर रहा हूं। ये वाले 5 काउंट कर लिए, और एक जो 50 वाला था, 50 से लेके 50 से लेके 59 तक 10 5 वो रहे होंगे। तो कुल मिला के 20 5 रहे होंगे। कब से कहां से? 1 से लेकर 100 तक। इतनी बात तो क्लियर है। 1 से लेकर 100 तक मुझे इतना पता चल गया कि 5 कितनी बार आया होगा, 20 बार आया होगा। 100 से 200 5 कितनी बार आएगा, आएगा या नहीं आएगा? बोलिए, क्लियर होती है बात या नहीं? और अगर यहां पर देखें, और 200 या 199 ले लो आप यहां पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 200 से 260 तक, या 300 ले लो, 260 नहीं, यहां पे सुनो, 300 ले लो पूरा, फिर बाद में देख लेंगे। 300 तक 20 टाइम्स 5 यहाँ आया होगा 300। लेकिन मुझे कहाँ तक चाहिए? मुझे चाहिए 260 तक मेरे भाई। कहाँ तक चाहिए? 260 तक। तो 190 295 में जो 5 आया वो हटाना पड़ेगा, 285 का 5 हटाना पड़ेगा, 275 का 5 हटाना पड़ेगा, और 265 का 5 हटाना पड़ेगा। मतलब ये जो 4 बार 5 आया इन्हें हटाना पड़ेगा। टोटल कितनी बार आया मेरे पास? 60 टाइम्स। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 300 तक। लेकिन मुझे 1 से 260 तक चाहिए, तो मुझे ये 4 जो 5 है ये हटाने पड़ेंगे। तो 60 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा? 56। तो जो 5 है वो कितनी बार यूज हुआ है? 56 टाइम यूज हुआ है। क्लियर होती है बात या नहीं होती? पहले ही बताओ, सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, 5 पहले यूनिट डिजिट वाले 5 काउंट कर लिए। 1 से 100 तक मैं देख रहा था कितनी बार 5 आएगा, तो यूनिट डिजिट पे 10 बार 5 आएगा। फिर जो वो 50 वाला था, 50 51 52 अप टू 59, 10 बार वहाँ आया, तो 20 हो गया। तो 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक 20 बार 5 यूज होगा। 100 से 200 तक 20 बार होगा, और 200 से 300 तक 20 बार होगा। तो टोटल 60 हो गए। लेकिन मुझे 260 पे रोकना है, तो 265 275 285 295, ये जो 4 बार 5 आ रहा है इसे हटा दो। क्लियर होती है बात? चलो वेरी गुड, बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और मैं सही बताऊं, अगर तो क्वेश्चन समझ में आ गया, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, नहीं तो भाई ये नहीं होने वाला। फिर मान लीजिए, ठीक है, लेट P एंड Q बी पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई P लेस देन Q। P और Q पॉजिटिव इंटीजर्स है, और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर को ही हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं एक तरीके से। ये सब हमारे क्या है भाई? पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, क्लियर होती है बात? अप टू इनफाइनाइट, कहीं तक भी हो सकते हैं। और ये कहा है कि P, देखो
P लेस देन Q, स्मॉल q ले लेता हूँ, स्मॉल q ये ऊपर है ना, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। P लेस देन Q या Q ग्रेटर देन P एंड P प्लस Q इक्वल्स टू K। ठीक है, K का सबसे छोटा संभव मान, K का सबसे छोटा संभव मान क्या हो सकता है, P और Q को विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ K दैट डज नॉट डिटरमाइन P एंड Q यूनिकली। ओके, मतलब बराबर नहीं है, पहली बात तो ये सीधी सी बात है। और सबसे स्मॉलेस्ट मान बताना है किसका, K का। और K क्या है, यहां पर ध्यान से देखो, K क्या है, P प्लस Q। मतलब P का भी स्मॉलेस्ट मान वैल्यू लेनी है और Q की भी स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, तभी तो K आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो अगर मैं ये देखूं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इनमें दो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है, 1 एंड 2। भाई सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो अलग अलग लेनी है ना, और यहां पर ये कहा गया है कि Q ग्रेटर देन P है, तो Q की वैल्यू 2 ले लो और P की वैल्यू 1 ले लो, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी लोगे, मान लो आपने P की वैल्यू 2 ले ली, तो Q की वैल्यू आपको 3 लेनी पड़ेगी क्योंकि इंटीजर है। ठीक है, और Q ग्रेटर देन P, क्लियर होती है बात या नहीं होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो इनमें या आगे जितनी भी वैल्यूज आएगी, तो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी K की, पॉसिबल वैल्यू वो होगी 3। तो इसका जो आंसर है वो 3 इज द राइट आंसर। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बिल्कुल सही से आप लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी। अगर क्लियर होता है तो मैं आगे चलूँ, अगर आपको क्लियर होता है तो मैं आगे चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग, ये रिमाइंडर थ्योरम का या डिविजिबिलिटी रूल का आप कह सकते हैं, या एलसीएम एचसीएफ का कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, है आसान, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हम इसे कह देते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए मेरे भाई, उसके बाद देखते हैं क्या कहानी बनती है। पढ़ लिया आपने, क्या क्वेश्चन है, 421 एंड 427 को एक ही संख्या से विभाजित करने पर समान शेषफल मतलब 1 बचता है। तो समान शेषफल 1 प्राप्त करने के लिए कितनी संख्याओं को भाजक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं 421 को किसी नंबर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। और अगर मैं 427 को उसी नंबर से किसी भी नंबर से, बहुत सारे नंबर है, तो n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल, n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है ये जानना चाहता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, मतलब 4 माइनस 1 किया, तो 420 कंप्लीटली डिविजिबल होगा n से, कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। और यहां से भी -1 करता हूं तो 426 भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यस और नो, होगा या नहीं होगा। तो मुझे ऐसे नंबर निकालने, ऐसी संख्या निकालनी है जो 420 को भी कंप्लीटली डिविजिबल करे और 426 को भी। तो क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो कैसे निकालते हैं एचसीएफ, एचसीएफ में बी डिफरेंस बिटवीन नंबर और फैक्टर ऑफ डिफरेंस। तो एचसीएफ में बी डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, 420 और 426 का डिफरेंस कितना है, 6। अब 6 से 420 भी डिविजिबल है और 426 भी डिविजिबल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 6 जो है वो इनका एचसीएफ है। तो एक बात देखो, अगर मैं 420 को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर 421 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब कंडीशन फुलफिल कर रहा है। 426 को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 6 या 6 के फैक्टर 2 और 3 आप देख लो, ये 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, ये भी, मतलब कोई भी नंबर, अगर मान लो कोई नंबर है, अगर वो 6 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है वो 2 से भी डिविजिबल होगा और वो 3 से भी डिविजिबल होगा, हर केस में रिमाइंडर 0 देगा। बात समझ में आती है नहीं। तो मतलब आप 2 से इसे डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 है, इसे डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 है, आप 3 से इसे कोई से को भी डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आएगा। बात समझ में आती है। तो n के 3 वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर, इसने हाईएस्ट नहीं पूछा। अगर ये कहता है कि सबसे बड़ी वैल्यू ज्ञात कीजिए जो दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए, तब तो आंसर 6 होता है। इसने पूछा हाउ मेनी वैल्यूज, तो 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, तो 3 वैल्यूज आर पॉसिबल, आंसर सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन अच्छा था, होने लायक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। मुझे बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी यहाँ तक प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन था ये वैसे तो रीजनिंग का क्वेश्चन था, वैसे तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, ठीक है।
और होने वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं होएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसे कर सकते थे। ठीक है, तो क्या होगा, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। ए पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्ट वर्ड, ओके, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, देन टेक 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में है, अब वो किस डायरेक्शन में है। आप लोग एक बात तो जानते हो, एक सेकेंड, आपने रीजनिंग में डायरेक्शन तो पढ़ी होगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ी होगी, और लेफ्ट और राइट भी आप जानते हो। ठीक है, क्लियर है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। क्लियर होती है बात। और बंदा यहां पे खड़ा हुआ है, अभी बंदा यहां पे खड़ा हुआ है। ए पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्ट, 100 मीटर वेस्ट गया, वो इस तरफ यहां पर है, मतलब इस तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, वो वेस्ट की तरफ। बात समझ में आ रही है, इस तरफ फेस करके खड़ा हुआ है ये, इस तरफ। फिर उसके बाद उसने ही टर्न लेफ्ट, मतलब उसने यहां पर टर्न लेफ्ट लिया। उसका लेफ्ट देखो, अब यहां से उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, अगर वो इस तरफ जा रहा है तो उसने 100 और यहां पर, मतलब यहां पहुंच गया अब वो। ठीक है, उसके बाद फिर वह क्लॉकवाइज, देन ही टेक्स 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है, मतलब वो इस तरीके से टर्न लिया उसने, इस तरीके से टर्न लिया या नहीं लिया, बोलिए। इस तरीके से ही तो टर्न लिया है कि नहीं लिया है, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत। और उसके बाद वो क्या करता है, 225 डिग्री वो घूम जाता है, 225 डिग्री वो घूम जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब ये कह रहा है कि वो किस डायरेक्शन में, अब वो कह रहा है कि वो किस डायरेक्शन में है। तो मैं आपको यहां पर बताता हूं इसे करके और अच्छे से, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। रुक जाओ यहां पर। ठीक है, बंदा यहां खड़ा था, पहले वो वेस्ट की तरफ गया, चलिए जी ये आ गया वेस्ट की तरफ। ठीक है, इस तरफ आ गया वेस्ट की तरफ। उसके बाद क्या हुआ, 100 डिग्री ऐसे आ गया, अब यहां पर सॉरी 100 मीटर इधर आ गया, अब यहां पर खड़ा हुआ है। अब यहां पर खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ है, बोलिए, है ना। अब इसके बाद, हालांकि मेरी रीजनिंग उतनी अच्छी है नहीं, तो मेरे हिसाब से अब क्या करेगा वो कि क्लॉकवाइज ले रहा है। क्लॉकवाइज अगर मैं यहां पर देखूं, ये बात देखता हूं मैं, तो यहां पर इसने 180 डिग्री, तो ये हुआ, ये 180 डिग्री हुआ या नहीं हुआ। और 25 भाई टोटल कितना गया है वो 225, और 45 डिग्री और जाएगा, 45 डिग्री और जाएगा। तो मतलब अगर मैं यहां से देखूं तो वो इस डायरेक्शन में है, यहां से देखूं तो वो इस डायरेक्शन में है या नहीं है, और इस डायरेक्शन में है, तो मतलब वह ये कितना हुआ, ईस्ट, और ये नॉर्थ। तो ये ईस्ट है यहां पर और ये नॉर्थ है, तो वो नॉर्थ ईस्ट में हुआ। नॉर्थ ईस्ट का है डी ऑप्शन, वह नॉर्थ ईस्ट में हुआ मेरे हिसाब से। हालांकि मेरी रीजनिंग उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, लेकिन वो अगर क्लॉकवाइज इतना 225 डिग्री घूम रहा है तो वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से अगर देखे तो वो इस तरीके से। अब वो किस डायरेक्शन में, वो यहाँ से अगर देखे तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए, बाकी तन्वी मैम ने क्वेश्चन कराया होगा, अच्छे से देख लेना आप लोग एक बार। अब बात आती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट। अब जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं उनमें 2 स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन दिया गया और 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, और फिर आपसे पूछा गया कुछ, ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू द अबव क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। ओके, और क्या क्या है सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये है, what are the unique values of x and y where x और y are distinct natural number। अलग अलग नेचुरल नंबर है, मतलब अलग अलग पॉजिटिव नंबर है। और आपको जो ऑप्शन है वो ये है, पहले आप ऑप्शन को समझो कि ऑप्शन क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में पूरा आंसर नहीं बताना होता है, कई बार निकालना भी पड़ेगा। हमें ज़्यादातर ये बताना होता है कि किस स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ रहा है। जैसे पहला ऑप्शन आप देखिए, पर्सन का उत्तर केवल एक ही कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन अकेले दूसरे कथन का उपयोग करके उत्तर नहीं दिया जा सकता। सिर्फ पहले का यूज करो, फर्स्ट स्टेटमेंट से ही आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। तो कोई भी, ठीक है, एक पर्सन का उत्तर अकेले किसी भी कथन को या तो 1 से आंसर दिया जा सकता है या 2 से आंसर दिया जा सकता है। देखो पहला ऑप्शन ये है कि किसी भी एक स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा, दोनों स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक, किसी भी एक से।
इसके बाद द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ओके। हाँ, और पहला ऑप्शन और क्या कह रहा है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। मतलब स्टेटमेंट ए से आंसर आ जाएगा लेकिन बी की जरूरत नहीं है, या स्टेटमेंट बी से आंसर आ जाएगा ए से नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है कि बात ये नहीं आ रही? दूसरा ये कह रहा है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। ये कह रहा है कि वन से अकेले आंसर आ जाएगा इंडिपेंडेंटली, और टू से भी इंडिपेंडेंटली आंसर आ सकता है अलग अलग, ठीक है। तीसरा द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट लिए जाए, दोनों स्टेटमेंट का डाटा उठाया जाए तब आंसर आ सकता है, किसी एक स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ सकता। और चौथा कह रहा है द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। तो चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अगर आप दोनों को ले रहे हो तो भी आपका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। उतना डाटा गिवन है नहीं जिससे आंसर आ जाए। क्वेश्चन देखो, अब इधर इधर आ जाओ, इनमें कंफ्यूज नहीं हो ना, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूं। वॉट आर द यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। एक्स और वाई डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है, ये तो बात सही है। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो पहले ही क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 एक्स अपॉन वाई इज ओड। तो एक बात बताओ, अगर सिंपल मैं आपको ये लिख दूं कहीं पे कि एक्स अपॉन वाई ये ओड है, तो क्या इससे आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते भाई, इससे तो नहीं निकाल सकते। तो स्टेटमेंट 1 से तो आंसर नहीं आएगा अकेले। पहले देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपने हर एक स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली चेक करना है। जब आप इसे चेक कर रहे हो तो इसे दिमाग में मत रखना, जब आप इसे चेक कर रहे हो तो ऊपर वाले को दिमाग में मत रखना, इंडिपेंडेंटली चेक करना है। क्या आप x अपॉन वाई आपको दिया हुआ है ओड, तो क्या इससे x और y की वैल्यू बता सकते हैं? नहीं। आपको दिया हुआ है x गुना वाई 12, तो क्या आप अकेले 2 से आंसर बता सकते हैं इंडिपेंडेंटली? इंडिपेंडेंटली भाई x इंटू वाई अगर 12 है तो भैया 12 तो 1 गुना 12 भी 12 हो सकता है, 2 इंटू 6 भी 12 हो सकता है, 3 इंटू 4 भी 12 हो सकता है। तो मेरे भाई इनसे तो नहीं पता चल रहा है इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली इससे नहीं पता चल रहा है कि क्या आंसर होगा, इंडिपेंडेंटली इससे नहीं पता चल रहा है कि क्या आंसर होगा। मतलब मेरे जो पहले 2 ऑप्शन थे ये तो नहीं हो सकते, अकेला अकेला स्टेटमेंट आंसर नहीं दे रहा इंडिपेंडेंटली। बात समझ में आती है? दूसरा, अगर मैं इन दोनों की हेल्प लूं तो क्या आंसर मिल जाएगा? x अपॉन वाई ओड है, x अपॉन वाई ओड है। तो यहां पर एक बात सुनो, अगर मैं x को 12 और y को 1 लूं तो ये तो इवन आ रहा है, अभी नहीं पता चला। अगर मैं x को 6 और y को कितना ले लेता हूं 2, क्योंकि यही तो है ना, 6 और 2 भी हो सकता है, तो ये कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और 3 क्या है, एक ओड नंबर है या नहीं है? बोलिए, 3 एक ओड नंबर है या नहीं है? तो अगर सुनो, यहां से x इंटू वाई करके तो भाई 3 x इंटू वाई से तो मैंने क्या ले लिया? 6 और 2 ले लिया, और यहाँ से 6/2 ये ओड दे रहा है। तो अगर मैं इन दोनों का यूज़ करूँ तो तब मुझे पता चल जाएगा कि x बराबर 6 आ सकता है और y बराबर 2 आ सकता है। तो दोनों का ही यूज़ करके आंसर मैं दे पाऊंगा। मतलब इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। कन्फ्यूज़ नहीं होना, हर एक को इंडिपेंडेंटली चेक करना है। अब आ जाओ इधर देखो भाई, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं, तो भाई एक बार सेशन को लाइक भी ज़रूर कर दें। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त जुड़े हुए हैं प्लीज़ सेशन को शेयर भी कर दें, ये 2 ही डिमांड है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन क्या है? हु रिसीव्ड लीस्ट अमाउंट। किसके पास सबसे कम अमाउंट आई है, किसने सबसे कम अमाउंट रिसीव की है? देखो भाई, सारे में फ्रैक्शन की बात हुई है। अगर पूछता कि कितनी अमाउंट रिसीव की है तो नहीं बता पाते, कम पूछा है तो बता सकते हैं कितनी, क्योंकि कहीं पर भी पैसों की बात नहीं हुई तो हम कितनी में तो नहीं बता सकते, लेकिन है ना, किसे कम हुई है ये बता सकते हैं। स्टेटमेंट 1, एक्स रिसीव्ड 4/5 ऑफ वॉट वाई एंड जेड टुगेदर। एक्स को वाई और जेड
दोनों का कितना मिला है, दोनों को कितना मिला है, 4 और 5, तो ये हुआ 4:5। बात समझ में आती, ऐसे लिखते हैं हम लोग। या हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, x को y और z का 4/5 मिला है, बोलो कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तो उस चीज को ऐसे लिख लिया हमने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली, अच्छा पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट देखो। आपको ये तो पता है x को 4 मिला है, ये तो बात फिक्स हो गई, लेकिन y और z को 5 मिला, हो सकता है y को 1 मिला हो, z को 4 मिल गया हो, y को 2 मिला हो, z को 3 मिल गया हो, y को 4 मिला हो, z को 1 मिल गया हो। यहां से तो हम नहीं बता सकते ना कि किसे कम या ज्यादा मिला है, तो अकेले स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं आ पाएगा। स्टेटमेंट 2 कह रहा है y जो है 2/7 है x और z का, y जो है 2/7 है x और z का, मतलब 2:7। तो क्या अकेले इससे आंसर आ पाएगा? इसमें ये तो पता चल रहा है कि y 2 है, लेकिन x कितना है और z कितना है, x + z तो दिया है लेकिन अलग अलग नहीं पता कितना है। तो अकेले स्टेटमेंट 1 से भी आंसर नहीं आएगा, अकेले 2 से नहीं आएगा, मतलब पहले 2 ऑप्शन तो हो गए गड़बड़। अब अगर मैं दोनों की हेल्प लूँ, तीसरे ऑप्शन पे दोनों की हेल्प लूँ, तो मुझे देखो यहां पर एक बात तो पता चल रही है साफ साफ, क्या? एक्स वाई जेड, 4 और 5 9, एक्स वाई जेड 2 और 7 9, मतलब बराबर है, होना भी चाहिए बराबर, ये रेशियो का नियम है। तो भैया एक्स को कितना मिल गया 2, वाई को 4, वाई को कितना मिल गया 2, और अगर वाई को 2 मिल गया और एक्स को 4 मिल गया तो जेड को कितना मिला होगा 3। आप देख लो, चाहे आप यहाँ से देख लो, वाई को अगर 2 मिल गया और वाई + जेड 5 है तो जेड को कितना मिला होगा 3। तो अब हमारे पास पता चल गया एक्स को 4 मिला, वाई को 2 और जेड को 3। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट का डाटा ले लेता हूँ तो मुझे पता चल जाता है किसे कम मिला और किसे ज़्यादा मिला। ये रुपयों में नहीं है, ये अनुपात में है, ठीक है, ये अनुपात में चला हुआ है 4:2:3, तो वाई को कम मिला है। तो दोनों ही स्टेटमेंट की हेल्प लिया तभी तो पता चला है कि नहीं पता चला है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। अकेले से आंसर नहीं आ रहा है, दोनों का यूज करके आंसर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें अभी तक आपको क्लियर हो रही होगी। अब यहां पर देख लो आप लोग, ये थोड़ा अलग है भाई, इसे भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई? अभी तक ठीक चला हुआ है ना सब कुछ? अच्छे से समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, ये बता दो मुझे। सब कुछ क्लियर है या नहीं है भाई? उम्मीद करता हूं सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं, चलो। 4 संतरे, ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन यही है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, 6 मैंगो एंड 8 एप्पल इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, 2 मैंगो एंड 5 एप्पल। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सबसे ऊपर, यहां पढ़ लूं मैं एक बार। कह रहा है 4 ऑरेंज + 6 मैंगो और +8 एप्पल की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है 1 ऑरेंज + 2 मैंगो, ठीक है, और +5 एप्पल, ठीक है। अगर मैं 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 2 ऑरेंज, 20 नहीं है, 2 ऑरेंज है, 4 मैंगो और 10 एप्पल, यही बात आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? अगर मैं 2 ऑरेंज को उधर ले जाऊं, 4 में से 2 गया तो 2 ऑरेंज बचेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं आपके लिए। 6 में से 4 गया, +2 मैंगो बचेंगे आपके लिए, और ये 10 उधर जाके माइनस होगा, इससे अच्छा इसे इधर ले आओ। 8 एप्पल इधर आए, 10 में से 8 गया तो 2 बचेंगे। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेके काट दूं तो 1 ऑरेंज + 1 मैंगो = 1 एप्पल आएगा या नहीं आएगा? मतलब जो आपको ऊपर क्वेश्चन दिया गया है ये वाली चीज, यहां से मुझे क्या मिला कि 1 ऑरेंज + 1 मैंगो का जो प्राइस है वो 1 एप्पल के बराबर है, इन दोनों को जोड़ के। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज, 5 मैंगो एंड 9 एप्पल इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, 6 मैंगो एंड 8 एप्पल। क्या ये बात सही है? देख लेते हैं इंडिविजुअली, पहले देखते हैं दोनों सही, ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है या कितने सही है, ओनली 1, ओनली 2, 1 एंड 2, या कोई सा भी नहीं। पहले स्टेटमेंट को देखो, 3 ऑरेंज + 5 मैंगो + 9 एप्पल = 4 ऑरेंज + 6 मैंगो + 8 एप्पल। ये बात सही है या नहीं है? ऐसा हो पाएगा 8 एप्पल? ये बात सही आ रही है या नहीं आ रही है? देख लो,
एक बात सुनो, अगर 4 ऑरेंज में से 3 ऑरेंज गए तो 1 ऑरेंज बचेगा, 6 में से 5 गए तो 1 मैंगो बचेगा, और 9 में से 8 गए ये इधर जाके तो 1 एप्पल बचेगा। तो सेम बात आ रही है नहीं आ रही है? तो ये वाली बात सही है। दूसरी बात देख लेते हैं, ध्यान से देखो। द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो एंड 1 ऑरेंज, द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो, ठीक है, 1 ऑरेंज 1 मैंगो इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, 1 एप्पल की कॉस्ट के बराबर है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये देखो, जो क्वेश्चन ने कहा वही पहले स्टेटमेंट ने कहा, वही दोनों दूसरे स्टेटमेंट ने कहा। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही सही है, 1 एंड 2 दोनों ही सही है। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक तो नहीं है। अब देखो 2-3 चीजें आपको पहले मैं यहां पर बता देता हूं। सुनो, इधर आ जाओ, इधर देखो। अगर मैं बात करता हूं इवन इंटू इवन, तो ये तो इवन ही होता है भाई। इवन इंटू ओड, तो ये भी इवन ही होता है। और ओड इंटू ओड, तो ये क्या होएगा? ये ओड ही होएगा। तो देखो, जब ओड इंटू ओड होगा तभी ओड आएगा, लेकिन अगर इवन की मल्टीप्लाई चाहे जिसके साथ हो जाए उसे इवन बना देगा। ये बात याद रखनी है। और अगर इतनी सी बात याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है बहुत ही इजी। और किस तरीके से होने वाला है, सुनो ध्यान से। लेट पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स है। लेट पी एंड क्यू ओड, पी और क्यू ओड है, आर और एस इवन, आर और एस इवन है। कंसीडर पहला स्टेटमेंट, P माइनस आर स्क्वायर क्यू इंटू एस। एक बात सुनो, S क्या है हमारे पास? इवन है या नहीं है? अब इधर चाहे ये कुछ भी नंबर आता रहे, इवन की मल्टीप्लाई इसके साथ जैसे ही होगी तो ये इसे इवन बना देगा। बात सही है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं तो ये स्टेटमेंट में भी S इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये कुछ भी आ जाए सॉल्व करके, लेकिन जैसे ही इवन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इवन ही आएगा। ये भी बात सही है। और यहां कह रहा है क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। अब क्यू प्लस आर, क्यू मेरे पास ओड है और आर मेरे पास इवन है, तो ओड प्लस इवन बराबर ओड ही होता है। बात समझ में आती है? तो जाहिर सी बात है ये, और ओड का स्क्वायर भी ओड ही होता है, ओड के क्यूब भी ओड ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाली वैल्यू तो आई मेरे पास ओड। और पी और एस, पी आपका ओड है और एस इवन है, ओड प्लस इवन ओड ही आता है, तो ये बात भी आपकी ओड आएगी। ओड इंटू ओड इज ओड, बिल्कुल बात सही है। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा आंसर आपको मिल रहा है। क्लियर होती है बात यहां तक? कोई डाउट है तो मुझे बताइए। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होने वाला है। ठीक है? अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, फिर अगेन उसी तरह का क्वेश्चन आ गया कि किस स्टेटमेंट से आंसर आएगा और किस से नहीं आएगा। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंटली चेक करना पड़ेगा। एक पर्सन को 2 कथन 1 एंड 2 दिया है, पर्सन और कथनों पर विचार करें। ठीक है? यदि कक्षा के औसत अंक 60 है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ओके, हमें यह देखना है क्या स्टेटमेंट अकेला कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दे सकता है। कक्षा में उच्चतम अंक 70 है और सबसे कम अंक 50 है। तो इससे क्या पता चल रहा है? हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा ही पता चल रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है कि कितने स्टूडेंट हैं। अकेले इससे आंसर नहीं आएगा। कक्षा में उच्चतम और निम्नतम अंकों को हटाने से औसत में कोई बदलाव नहीं आता, नहीं आएगा। ये तो बात ठीक है भाई। देखो, अगर औसत 60 है, उच्चतम 70 और न्यूनतम 50, 70 और 50 का औसत 60 रहता है, आप हटा दो औसत में तो कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अकेले इसका यूज करके हम लोग नहीं बता सकते कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अकेले इसका यूज करके नहीं बता सकते। अगर मैं दोनों का भी यूज करूं तो भी नहीं बता सकते, क्योंकि कहीं पे बात ही नहीं हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट की। तो ना तो 1 से और ना 2 से हम लोग आंसर नहीं दे सकते। तो डी ऑप्शन है, नाइदर 1 एंड नाइदर 2। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है? अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो भाई। यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन है, एक पर्सन के बाद 2 कथन 1 एंड 2 दिए गए हैं, वो तो सब है, चलो गोली मार देंगे। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हु सम इज ए प्राइम नंबर। कह रहा है मेरे पास 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, P1, P2 और P3, और इनका जो सम है वो भी प्राइम नंबर है। ओके, ठीक है, हो जाएगी बात।
अब वो ये कह रहा है व्हाट आर दोज थ्री नंबर, स्टेटमेंट वन, देयर सम इज लेस देन 23। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उनका जो सम है वो 23 से कम है। तो आपने कोई तीन ऐसे प्राइम नंबर सोचने हैं जिनका सम 23 से कम हो। तो क्या क्या हो सकता है, 2 3 कितना हो गया 7, और इसमें कितना जोड़े 13, तो प्राइम नंबर तो नहीं आएगा, है ना। देखो अगर मैं एक 3 लूँ, एक 5 लूँ, तो कितना हो गया 3 8 और 11 ले लो। तो भाई एक बार बताओ 3 + 5 8 + 11 19 आया नहीं आया, 23 से कम होना चाहिए। तो देखो 23 से कम हुआ तो यही पेयर बन सकता है, और कोई पेयर नहीं बनेगा यहाँ पर। सम 23 से कम होना चाहिए। मतलब मान लो इसके अलावा अगर मैं और लेता हूँ, 5 ले लूँ और 7 ले लूँ, ठीक है, 5 और 7 12 हुआ, और इसके बाद क्या ले लें मैं 17 ले लो। तो भाई ये भी तो तीन प्राइम नंबर हो गए या नहीं हो गए। लेकिन अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो ये कितना आ रहा है, ये तो 29 आ रहा है, बिल्कुल सही है, प्राइम प्लस प्राइम प्लस प्राइम बराबर प्राइम। लेकिन ये कितना आ रहा है 29। अभी इसकी जो बात हुई है वो 23 से कम होना चाहिए। तो 23 से कम होना चाहिए, तो ये तीन पेयर ही हो सकते हैं जिनका योग 19 हो, प्राइम नंबर, तीन प्राइम नंबर जिनका सम भी प्राइम नंबर आए। तो इससे हमें पता चल जाएगा, आंसर आ जाएगा स्टेटमेंट वन से। स्टेटमेंट टू कह रहा है वन ऑफ द नंबर इज 5। ये जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पर मैंने 5 ले लिया एक, ये तो पता थोड़ा ही चलेगा, 5 के तो बहुत सारे बन सकते हैं। 5 के साथ तो ये वाला पेयर भी बन सकता है, 5 के साथ तो ये वाला पेयर भी बन सकता है, 5 के साथ तो बहुत सारे पेयर बन सकते हैं। बोलो हाँ या ना। 5 के साथ तो 5 + 11, 5 और 11 कितना हो गया 26, है ना। 5 + 11 और क्या हो सकता है इसके साथ, 13 हो सकता है, नहीं, मतलब होना तो चाहिए कुछ ना कुछ। 5 के साथ तो बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, 5 11 छोड़ो, 5 के साथ कुछ और ले लो, 5 के साथ 13 ले लो, 18 और फिर 19 ले लो। लो 5 + 13 18 और 19 37। बोलो ये भी तो बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। तो 5 के साथ तो बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है अकेले 2 से आंसर नहीं आएगा, अकेले 2 से आंसर नहीं आएगा। वन ऑफ द नंबर इज 5, अगर मान लो मैं 5 ले लूँ तो ये तो बहुत सारे पेयर बन सकते हैं ऐसे, ठीक है, कि प्राइम प्लस प्राइम बराबर प्लस प्राइम, प्राइम बराबर प्राइम, और इनमें से एक 5 हो तो बाकी दो तो अलग अलग बहुत सारे हो सकते हैं, फिर फिक्स नहीं आएगी वैल्यू। लेकिन पहले स्टेटमेंट से फिक्स पता चल रहा है कि हाँ यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट 1 अकेला ही आंसर देने के लिए काफ़ी है, स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं आएगा। स्टेटमेंट 1 ही, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। अलग ये आंसर है, ठीक है, सिर्फ 1 से, दूसरे से आंसर नहीं आएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे दे दो कि इसका आंसर क्या होगा भाई, अकेले स्टेटमेंट 1 से आएगा या 2 से आएगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच तहे दिल से। अगर आपको क्लास समझ में आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी करें। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आए हैं, क्लास को शेयर भी करें जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको मैं बता देता हूँ, मंडे और ट्यूसडे रीजनिंग की क्लास मिलती है, वेडनेसडे और थर्सडे मैथ की क्लास मिलती है, फ्राइडे और सैटरडे आपको जतिन सर की इंग्लिश की क्लास मिलती है। और ये सारी क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, सिविल स्टेप IAS, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।